नमस्कार। नमस्कार सभी समस्त छात्र छात्राओं का माँ गायत्री महाविद्यालय चौमला में हार्दिक अभिनंदन। मैं पूर्ण सिंह गुजर आपको हिंदी व्याख्याता के रूप में पढ़ाऊंगा और मैंने एमए हिंदी और संस्कृत में की हुई है और मेरा 7 साल का लगभग एक्सपीरियंस है और मैं माँ गायत्री विद्यापीठ संस्कृति माध्यमिक विद्यालय झालावाड़ में प्रिंसिपल के पद पर रहा हूँ। और इसी क्रम में हम आज सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है हिंदी साहित्य का पहला कवि चंद्रवरदाय, उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। कवि चंद्रवरदाय के जीवन परिचय के बारे में सबसे पहले हम जान लेते हैं कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था और वो किसके राज कवि रहे और किस दरबार में कवि रहे हैं। और कहा जाता है चंद्रवरदाय के बारे में, आप लोगों ने कभी अगर सुना हो, चंद्रवरदाय महाकवि सम्राट पृथ्वीराज चौहान के अनन्य सखा रहे हैं। हमेशा उनके साथ वो हर सुख दुख और खुश और हर समय मतलब हमेशा पृथ्वीराज चौहान के साथ रहा करते थे। युद्ध क्षेत्र में चाहे हो या राजमहल में हो, कहीं भी अगर उनको होता तो सबसे पहले वो कवि चंद्रवरदाय उनके साथ रहा करते थे। तो कवि चंद्रवरदाय के बारे में आपको संक्षिप्त परिचय में बता देता हूँ। कवि चंद्रवरदाय का जन्म 30 सितंबर 1149 को हुआ और जन्म स्थान इनका लाहौर में हुआ। इनकी मृत्यु 1349 में हुई और ये भारत के प्रथम कवि माने जाते हैं और इन्होंने पृथ्वीराज रासो नामक काव्य की रचना की। इनकी जाति के बारे में कहा जाता है कि ये भट्ट जाति के थे और जगत इनका गोत्र था। इनने 2 विवाह किए थे। इनके 2 पत्नियां थी। पहली पत्नी का नाम कमला था और दूसरी गौरन था। और इनसे इनके 10 तो लड़के थे और एक बेटी हुई है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इनको हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना जाता है और इन्होंने पृथ्वीराज रासो की रचना की है, क्योंकि ये पृथ्वीराज को जितने करीब से जानते थे उतना शायद ही कोई उनको जानता होगा। पहले तो क्या लिख लेते हैं हम उनका जन्म। कवि चंद्रवरदाय उनका जन्म हुआ था 30 सितंबर 1149। स्थान लाहौर। देखिए, हमें किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले, किसी भी कवि को पढ़ने से पहले उसके जन्म और उसके बारे में उसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। आपका अगर पेपर में कोई क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले अगर उनका परिचय आपके पास तो एक क्वेश्चन आपका तैयार हो जाता है आराम से। उसको शॉर्ट रूप से हम लिख लें, जन्म स्थान लाहौर और इनकी मृत्यु हुई थी 1249। और कवि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भारत के ये प्रथम कवि माने जाते हैं। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ये भारत के प्रथम कवि माने जाते। ये इनकी प्रसिद्धि थी और इनकी जो जाति थी, इनकी जाति भट्ट जाति और इनका जगत गोत्र था। इनका जगत गोत्र था। इनकी पत्नी
पत्नी का नाम, इनके दो पत्नियां थी, इनकी पत्नियों के नाम थे कमला और तोरण। इनके 10 लड़के थे व एक बेटी। कहा जाता है कि कवि चंद्रवरदाय पृथ्वीराज चौहान के राजमहल में रहते थे और हर समय वो हर परिस्थिति में पृथ्वीराज चौहान के साथ रहा करते थे। और यहाँ तक भी ये सुनने में आता है कि पृथ्वीराज चौहान और कवि चंद्रवरदाय का जन्म एक ही दिन हुआ और मृत्यु भी इनकी एक ही दिन हुई। और जब पानीपत का मतलब जो इनका पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में जब युद्ध हुआ था तो उस समय पृथ्वीराज चौहान हार गए थे और हारने के बाद इन दोनों को मोहम्मद गौरी ने कैद कर लिया था और मोहम्मद गौरी इनकी चतुराई के कारण ही पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को मार दिया था। और उसके बाद इन दोनों की ये भी कहा जाता है कि इनकी मृत्यु भी एक ही दिन हुई है और इनका जन्म भी एक ही दिन हुआ था। तो सबसे पहले हम आज पढ़ेंगे कवि चंद्रवरदाय के बारे में। ये तो हुआ कवि चंद्रवरदाय का जीवन परिचय। कवि चंद्रवरदाय ने पृथ्वीराज रासों की रचना की है। उसी रासों में से कुछ पद्य हमारे जो कोर्स में है उनको पढ़ेंगे। पहला पद्य है मनौ कला शशिभान कला 1600 बनिए बाल बेस ससीता समीप अमृत रस पिनिए विकसी कमल मृग भ्रमर बेन खंजन मृग लुटिए हीर कीर अनु बिंब मोती नस शीस अहि गुटिए चपित गयन हरिहंस गति विह बनाए संगे सजीव पद्य नीति रूप पद्मावती मनो काम कामिनी रचिए। देखिए प्रस्तुत पद्य में कवि चंद्रवरदाय ने ये जो पद्य है ये पृथ्वीराज रासों से लिया है और इस पद्य के अंतर्गत कवि ने राजकुमारी पद्मावती के रूप सौंदर्य का अद्भुत चित्रण करते हुए कहा है। कवि कहते हैं कि समुद्र शिखर गढ़ की राजकुमारी पद्मावती इतनी सुंदर थी कि मानो चंद्रमा की साक्षात कला हो। चंद्रमा की जो कलाएं होती है 16 कलाएं, उस कला की साक्षात एक कला हो और उसकी रचना चंद्रमा की 16 कलाओं से की गई हो। यद्यपि उसकी बाल्यावस्था थी, अभी उसकी उम्र बहुत कम थी। बाल बेस ससीता समीप अमृत रस पिनिए, मतलब उसकी जो उम्र थी अभी वो बचपन ही था, किंतु ऐसा लगता था कि चंद्रमा ने उसके समीप जाकर उसके सौंदर्य के अमृत का रस का पान कर लिया हो। ऐसा लग रहा हो जैसे वो इतनी सुंदर थी कि चंद्रमा ने उसके पास जाकर के उसके सौंदर्य को रस को पी लिया हो, अर्थात उसी से अमृत प्राप्त किया हो। उसके विभिन्न अंगों में मुख नेत्र कर चरण के सौंदर्य से विकसित कमलों की श्रेणी के सौंदर्य हो। उक्त 4 अंगों की उपमा कमल से दी गई है। उसके केशों की श्यामता, भ्रमरों की श्यामता को, उसकी मधुर वाणी ने के स्वर की मधुरता को और उसके नेत्रों की चंचलता ने खंजन पक्षी की चपलता को भी, नेत्रों की विशालता और भोलेपन ने मृगों के नेत्रों की विशालता एवं भोलेपन को लूट लिया है। ऐसा लग रहा है जिस प्रकार जिसने कहा ना बिगसी कमल मृग भ्रमर बेन खंजन मृग लुटिए हीर कीर अनुबिंब मोती रस शीस अहुटिए। मतलब सारे जितने भी उसके अंगों की सुंदरता इतनी थी कि ये सारे मृग और उसके अलावा मधुर भ्रमर आदि इनकी सुंदरता भी इनके सामने कुछ नहीं थी। भाव ये है कि पद्मावती ने की विशेषताएं विभिन्न उपमानों से ली गई वह ये सभी उपमान उसके शारीरिक सौष्ठव के समक्ष हीन होकर रह गए हैं। उस बाला के नखशिख से नखशिख, अब देखिए इसमें एक शब्द आया है नखशिख। नखशिख का मतलब होता है नख से, नख यानी छोटा सा अपना नाखून है ना, उससे लेकर के शिका, शिक यानी चोटी, शिका तक का रूप सौंदर्य का चित्रण, नखशिख वर्णन
नक्शी वर्णन का मतलब आपको ये आता है कि एक नाखून से लेकर के अपने शरीर के ऊपर का जो भाग है, शीर्ष भाग जो चोटी है, वहां तक की सुंदरता का चित्रण कवि ने यहाँ पर किया है। और सौंदर्य को हीरा, शुक, बिंबा, फल आदि मोती द्वारा निर्मित किया है। उसकी दंत पंक्ति हीरे के समान चमकती है। नायिका शुक नासिका के समान सुडौल पतली है। उसकी जो नाक है वो बिल्कुल पतली है। बिंबा फल के समान लाल और मोह, हाथ पैरों के नख मोती के समान उज्जवल है और स्वच्छ सुडौल प्रभामयी है। मतलब वो स्वच्छ सुंदर रूप से चमकने वाली है। पद्मावती की गर्वपूर्ण दर्पयुक्त मंथर मंथर गति देखकर, मतलब पद्मावती की चलने की जो चाल को देख करके हाथी, सिंह और हंस आदि भी लज्जित हो जाते हैं। उसको देख करके पद्मावती जब चलती है तो उसको देख करके हाथी, सिंह और ये हंस भी लज्जित होकर के छिप जाते हैं। उसके संपूर्ण अंग ऐसे सुडौल और संतुलित है, मानव विधाता ने उसे एक सुंदर सांचे में ढालकर बनाया है। मतलब कहीं भी किसी प्रकार की उसके शरीर के शोषणों में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती है। तो ये तो इसकी व्याख्या हुई। और देखिए, व्याख्या करने के बाद हमें एक चीज लिखना बहुत जरूरी है, विशेष। जब भी हम व्याख्या करें सबसे पहले प्रसंग लिखें। प्रसंग में तो क्या लिखेंगे, सब प्रसंग व्याख्या जब आती है तो सबसे पहले प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग में लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारे काव्य मंजूषा से कवि चंद्रवर्धन द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो से लिया गया है। इसमें कवि ने पद्मावती के रूप सौंदर्य का सुंदर चित्रण किया है। सुंदर चित्रण करते हुए कवि कहता है। और ऐसा बोलने के बाद फिर हम हमारी व्याख्या स्टार्ट करते हैं। फिर उसके बाद आता है व्याख्या जब खत्म होती है, उसके बाद प्रश्न और व्याख्या। ये व्याख्या हो गई। फिर व्याख्या के बाद जो भी व्याख्या खत्म हो जाएगी उसके बाद हमारा आएगा विशेष। जब भी हम व्याख्या करें तो लास्ट में विशेष जरूर लिखें। विशेष में भी क्या लिखना है, विशेष में हमें लिखना है जैसे मान लो इस पद्य के अंदर कौन से अलंकार का प्रयोग किया गया है, इसकी भाषा कैसी है, भाषा शैली कैसी है, ये सारी चीजें इसमें लिखी। जैसे मतलब पहले इसमें जैसे इसके अंतर्गत उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। जहां भी सुंदरता का चित्रण होता है, इसकी तुलना की जाती है, तो वहां पे उपमा अलंकार जरूर आता है। उत्प्रेक्षा अलंकार आ रहा है इसमें, उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है। ये चीजें लिखना बहुत जरूरी है क्योंकि एग्जामिनर को काफी प्रभावित करने वाली चीजें हैं। अगर हम अलंकार और इसके बारे में लिखेंगे अलंकार, उसके बाद आता है इसमें किस भाषा के उसमें विद्वान बनते हैं उनकी जिन विदेश की भाषा में अप्रभंश भाषा का प्रयोग किया गया है। अप्रभंश भाषा का इसमें कवि ने प्रयोग किया है। ये इतनी चीजें अगर हम व्याख्या के अंदर लिखते हैं तो हमें पूरे अंक प्राप्त हो सकते हैं। ये चीज कभी भी इस बात में कभी भी हम आलस नहीं करें। पहले प्रसंग लिखें, प्रसंग लिखने के बाद उसकी व्याख्या करें और व्याख्या करने के बाद सबसे पहले व्याख्या करने के बाद उसके बारे में विशेष जरूर लिखें। विशेष टिप्पणी लिखना बहुत जरूरी है। हर पद्य के अंतर्गत आएगी। देखिए अभी इसका दूसरा पद है, मन अति भयो उल्लास विगसित जन को किरण रवि अरुण अदरतीय सदर बिंब फल जान तीर छवि यह चाहत चकित उहुजु तकिए चरित ढर चंचू चुटिए लोग लियो तब कहित अपकर हर्षत आनंद मन मनहु हलस ले जो महल भीतर गई पंजर अनूप मन लगी जटित सोती मह रसद भई। प्रस्तुत पद्य में महाकवि चंद्रवर्धन कहते हैं कि पद्मावती व्याख्या करते हुए कहते हैं, कवि कहता है कि राजकुमारी पद्मावती के लाल लाल होठों को देखकर
जिन्हें देख करके तोते को बिंब फल का उसको भ्रम हो गया। भ्रम यानी वो समझ लिया, अपने होठों को क्या समझा, बिंब फल समझ लिया, और वो उनको उसका रसपान करने के लिए उस पद्मावती के अधरों को बिंब फल समझकर उन्हें पाने की चाह में एकटक देखने लगा। रेगुलर उनको देखता रहा। उस तोते ने अवसर देखकर अति शीघ्रता से एक झपट्टा मारा और बिंब फल खाने के लोभ से चोंच उस पद्मावती के होठों पर चला दी। तब पद्मावती ने उस तोते को अपने हाथों से पकड़ लिया और वह अत्यंत प्रसन्न और उल्सित होकर हर्षित आनंद मनो उल्लस ले जो महल भीतर गई, और अत्यधिक प्रसन्न होकर के उसको पकड़कर अपने महल के अंदर ले गई। और क्या किया, वहां जाकर उसे अपने महल के भीतर ले गई, जहां उसने हीरे और मणियों से जड़ा हुआ एक सुंदर पिंजरा मंगवाया और उस पिंजरे के अंदर उसको बंद कर दिया। अब देखिए प्रस्तुत पद्य में कवि ने इसमें विशेष देखिए, इसमें सबसे पहले इस पद्य में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ। अनुप्रास और उत्प्रेक्षा अलंकार तो सभी में चलता है। उत्प्रेक्षा ये इसका विशेष हो गया। और इसके अंतर्गत अपभ्रंश भाषा का प्रयोग हुआ। ये सभी पूरा जितना भी अपना पृथ्वीराज रासो जहां तक की जो भी पद आएंगे उसमें सब में विशेष में हम अपभ्रंश भाषा लिखेंगे। और सभी अगर आपको कुछ ज्यादा याद नहीं रहे तो अनुप्रास और उत्प्रेक्षा अलंकार को आपको जरूर लिखना है। और एक चीज याद रखनी है कि ये अपभ्रंश भाषा में लिखा गया है, तो 2 टिप्पणी आप इसमें विशेष में जरूर लिखें। अगला देखिए, अगले पद्य में कवि पद्मावती के मोहक और प्रभावशाली रूप का वर्णन करते हुए कहते हैं, कुटिल केश सुदेश कोहक रचियत पिक मद पिक सद कमल गंध वय संद हंस गति चलत मंद मंद श्वेत वस्त्र सोहे शरीर लस स्वाति बूंद जस भ्रमर भवई फूलई भ्रमर भवई फूलई सुभाव मकरंद बास रस नयन निरिषि सूस पाए सुख ये सुदिनी मूर्ति रचिए उमा प्रसाद हर हैरियत मिलई राज प्रतिराज किए। मतलब कवि कहते हैं, पद्मावती के रूप सुंदरी का चित्रण करते हुए कवि कहते हैं कि पद्मावती के केश सुंदर और घुंघराले हैं। पद्मावती के केश सुंदर और घुंघराले हैं। कुटिये केश सुदेश कोहक रचियत पिक मद। कवि कहते हैं कि पद्मावती के केश सुंदर और घुंघराले हैं, उनमें से सुगंधित पुष्प बूते हुए हैं और उन्होंने बालों के ऊपर पुष्पों का एक सुगंधित पुष्पों का गुच्छा लगा रखा है ना। कमल गंध वय संद हंस गति चलत मंद मंद, और उनकी वाणी कोमल कोयल के समान मधुर सुरीली है और उनके शरीर से कमल की सी सुगंध आती रहती है। और ये कोमाल्य तथा यौवन की संधि पर आई है और उसकी आयु में किशोर अवस्था तथा युवा अवस्था के लक्षण दिखाई देने लगे हैं। वह अवस्था जिसको कहते हैं किशोर अवस्था और युवा अवस्था के बीच की जो संधि होती है उसके लक्षण वहां पर दिखते हैं। उनके शरीर पर उज्जवल श्वेत वस्त्र शोभायमान हो रहे हैं और उनकी जो गति है वो हंस के समान मंथर चाल चलती है, धीरे धीरे मंद गति से वो, पर उज्जवल श्वेत वस्त्र शोभायमान है। उनके नाखूनों की कांति मोतियों के समकक्ष है और उनके नाखून मोतियों के समान चमक रहे हैं, ऐसे लग रहे हैं जैसे वो मोती उन्होंने धारण कर रखे हैं। भ्रमर उसे भूल समझ जाता है और पुष्प रस की सुगंध लेने के लोभ से उसके चारों ओर मंडराते रहते हैं। पद्मावती जब चलती है तो भ्रमर को भी उसमें भ्रम हो जाता है और वो भी उसको पुष्प समझ जाता है और उसको पुष्प समझ करके उसके पद्मावती के आसपास मतलब मंडराने लग जाते हैं। इस प्रकार ये
वह तोता उसे सौंदर्य को अपने नेत्रों से देखकर अत्यंत सुखी हुआ और उसी सौंदर्य को तोता जो पिंजरे में बंद था वो भी उसको देख रहा है और उसका मन बड़ा प्रसन्न हो रहा है। उसने मन में सोचा कि विधाता ने इस मूर्ति को किस शुभ घड़ी में बनाया होगा। तोता भी वहां से सोचता है कि इस विधाता ने इसकी रचना किस शुभ घड़ी में इसकी ऐसी सुंदर रचना उन्होंने की होगी। उसने मन में सोचा कि विधाता ने इस मूर्ति को किस शुभ घड़ी में रचा होगा। ये सोचकर वह उमा और शिव की कृपा पाने के लिए उसकी ओर देखकर मन ही मन कहने लगा, इसे राजा पृथ्वीराज पति रूप में प्राप्त हो। उमा प्रसाद हरि हरियत मिलहि राज पृथ्वीराज किए। मतलब तोता किससे? भगवान शिव से और माँ पार्वती से प्रार्थना कर रहा है कि ये जो है राजकुमारी है, ये सुंदर राजकुमारी है, ये राजा पृथ्वीराज को जरूर मिल जानी चाहिए, चाहे किसी भी परिस्थिति में कैसा भी कुछ भी हो। अब देखिए इसमें विशेष लिखेंगे हम। अब सबसे पहले तो आप ये भी लिख सकते हैं जैसे उसमें किसका सुंदर चित्रण किया, एक लाइन ये भी लिख सकते हैं। इसमें विशेष पद्मावती की के शरीर का सुंदर चित्रण किया है, एक लाइन ये भी हो सकती है। उमा प्रसाद हरि हेरियत का तात्पर्य कि शिव पार्वती की कृपा, ये भी अपन इसमें लिख सकते हैं। प्रस्तुत पद्य में उपमा और भ्रांतिमान अलंकारों का प्रयोग हुआ है। इसमें जैसे मनोहर शब्द आता है या इव शब्द आता है या समान शब्द आता है, अगर ऐसे शब्द आते हैं तो वहां पर उस पद्य के अंदर उपमा अलंकार जरूर लिखना है। या विभिन्न वर्णों की आवृत्ति हो रही है, शब्दों की आवृत्ति हो रही है, तो अनुप्रास अलंकार वहां पर जरूर आता है। एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है या एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति होती है, वहां पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया जाता है। तो ये 3-4 चीजें हमें याद रखनी है, विशेष में ये चीज बहुत जरूरी है। अगला पद्य देखिए। प्रिय पृथ्वीराज नरेश जोग लिपि कग्गर तीनों लगन बरग रचि सरब दिन द्वादश शशि दीनों से 11 और 30 7 संवत पर मानह जो पितृ कुल शुद्ध वर्णी वरी रखनौ प्राणः किशंत तीर्थ विचरिए वर एक पलक विलंब न करिए अलगारी रहनी करी दिन पंचमही जो रुक्मणी कन्ह बरी। इसमें कवि ने देखिए बहुत सुंदर चित्रण किया है। पद्मावती पृथ्वीराज चौहान के पास संदेश भेजती हुई कहती है कि उन्होंने एक पत्र लिखा, उसमें कहा जिसमें उसने विवाह के लग्न संवत और कितने बजे क्या है वो सारी मतलब डिटेल्स पत्र के अंदर लिखकर वो वर्णन करते हुए कहते हैं, उसी पत्र का वर्णन इस पद्य में किया गया है। अपने प्रिय पृथ्वीराज महाराज के नाम एक पत्र लिख तोते को दिया। वैशाख मास शक संवत 1130 तथा शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि का उल्लेख किया और साथ ही उसने ये भी लिखा कि यदि आप शुद्ध क्षत्रिय वंश के व्यक्ति हैं, यदि आप शुद्ध क्षत्रिय वंश के व्यक्ति हैं तो मुझ वर्णिया को वरकर मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। अर्थात मेरे प्राण अगर आप नहीं आएंगे तो मेरे प्राण संकट में है और आप किसी भी प्रकार से मेरे प्राणों को बचाने का प्रयास कीजिए। हे प्रिय, इस पत्र को देखते ही उठकर चल पड़ो। जैसे ही ये पत्र आपको प्राप्त हो, चाहे वो रात हो, दिन हो या कैसा भी समय हो, लेकिन आपको उसी समय उठ करके चल पड़ना है। एक पल भी अगर आपने उस समय गंवाया तो समझिए कि आप मुझे नहीं पा सकोगे। इस प्रकार उन्होंने विलंब न करना, 5 रात दिन में कितने समय दिया उन्होंने? 5 रात और दिन, 5 रात और दिन का समय दिया। उस 5 रात और दिन में आपको यहाँ पर पहुंचना है। और कैसे पहुंचना है? अलग अलग रास्ते से मेरा उसी प्रकार वर्णन करना जिस प्रकार से श्री कृष्ण ने रुक्मणी का हरण करके उसका वर्णन किया था। आपने देखा होगा महाभारत के अंदर श्री कृष्ण ने रुक्मणी का हरण जो किया था, वो भी हरण करके उनकी जो रुक्मणी की शादी है ना दूसरे के साथ, शिशुपाल के साथ की जा रही थी, तो भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मणी को भी इसी प्रकार से बचाया था। उसी प्रकार से तुम भी मुझे यहाँ से हरण करके ले जाना चाहो तो ले जा सकते हो। अब देखिए इसमें विशेष क्या आया, एक नई चीज आई। क्या आया? एक तो यह आया में रुक्मणी हरण की अंतर्गत आई।
रुक्मणी हरण की अंत कथा। एक तो वो लिख देंगे अपन। दूसरा है इसमें दृष्टांत अलंकार का प्रयोग हुआ है, ये लिख देंगे। 2 टॉपिक काफी है, 2 लिखना बहुत जरूरी है। विशेष के अंदर लगभग 2 तो लिखे। भाषा शैली प्रबंध लिख देंगे, है ना। तो इस प्रकार से हमारा जो क्रम है ये विशेष तक चलता रहेगा। अगला पद देखिए 5। वजिए घोर निशान सन चौहान चहु दिस, सकल सूर सामंत समरी बल जंत्र मंत्र तिस, उठी राजपति राज बाग मनोलग, वीर नट कड़त कठत वे तेग मन वेग लगत, मनो बीज झट 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 घट, थकी रहे सुर कौतुक गगन, गगन मगन भई सोन धर, हरदी हरसी वीर जगे तुलसी, गुरेव रंग नवर रत वर। कवि वर्णन करते हुए कहते हैं कि महाराजा पृथ्वीराज चौहान ने शाहबुद्दीन कोरी के बीच युद्ध का एक सहज चित्रण किया है। द्वारा पृथ्वीराज को घेर लेने के बाद पृथ्वीराज द्वारा दिखाए गए वीर नए शौर्य का चित्रण इस खंड में किया गया है। पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी की सेनाओं ने चारों तरफ से घेर लिया है और उसी में पृथ्वीराज चौहान कैसे लग रहे हैं, क्या उनकी परिस्थिति है, उसका चित्रण कवि ने यहाँ पर किया है। कवि कहते हैं कि राजा पृथ्वीराज चौहान चारों ओर से शत्रु की सेना से घिरे हुए हैं, उनके चारों ओर युद्ध के नगाड़े बज रहे हैं, घनघोर स्वरों में बजने लगे हैं। उनके समस्त शूरवीर सामंत पृथ्वीराज के यंत्र मंत्र के समान बल का स्मरण करके उनके चारों ओर एकत्र हो गए हैं। सकल सूर सामंत समरी बल जंत्र मंत्र तिस, मतलब उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को सारे जितने भी प्रयास कर सकते थे उन प्रयासों से और किसी प्रकार की कोई भी चूक ना हो, इस प्रकार से उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को चारों तरफ से घेर लिया है और उसके चारों तरफ इकट्ठे हो गए हैं। उठी राजपति राज बाग मनोलग वीर नट, और राजा पृथ्वीराज ने उछलकर अपने घोड़े की बाग पकड़ी, तब ऐसा लगा मानो कोई वीर नट, कोई पारंपरिक नट होता है वो उसकी सवारी कर रहा है। कटत तेग मन वेग लगत मनो बीज झट घट, पृथ्वीराज ने मन की जितनी गति होती है उस गति से, तेज गति से अपनी तलवार म्यान से निकाली, तब ऐसा प्रतीत हुआ मानो बादलों की घटा में बिजली चमक गई हो। और पृथ्वीराज को ऐसा अद्भुत वीरता की कौतुक के साथ देखने के लिए सूर्य भी आकाश में ठहर गया हो। मतलब पृथ्वीराज चौहान की वीरता को देखने के लिए सूर्य को भी उसकी वीरता को देखने का अवसर मिला, तो सूर्य भी एक पल के लिए वहीं पर पृथ्वीराज चौहान की वीरता को देखने के लिए वहीं पर ठहर गया। उस युद्ध में इतना रक्त बहा कि पृथ्वी रक्त रंजित हो गई। हरदी हर्ष वीर जगे हुलसी हुरे रंग नवरत भर, पृथ्वी के ऊपर इतना रक्त बहा, पृथ्वी पूरी लाल हो गई। वीरों के हृदय हर्ष और उल्लास से पूर्ण हो गए और रक्त का सुंदर रंग उनके शरीर पे चमकने लगा। तो देखिए इसी प्रकार में इसमें कवि ने मतलब पृथ्वीराज चौहान की वीरता का वर्णन किया है। इसमें वीर रस का प्रयोग हुआ है। सबसे पहले हम विशेष में लिख सकते हैं, इसमें आप लिख सकते हैं वीर रस की सहज अभिव्यक्ति हुई है, अनुप्रास अलंकार इसमें है और उत्प्रेक्षा अलंकार तो है ही सही। और इसके अलावा हम इसकी भाषा शैली लिखी, देखिए कौन सी भाषा में रचा गया है, तो आप भाषा जानते हैं कौन सी भाषा इसमें अपभ्रंश भाषा का इसमें प्रयोग किया गया है। अगला देखिए, न को हार न जीत रहे ही, न रहे ही सुरवर घर ऊपर भर, परत करत अधिजुत कहो, मत कहो कर चरण अंत क्रूरी, कहा कंद वही तेग कहा, सिर जुट्टी पुट्टी उड़, कहो दंत मंद है कुश सुपरी कुंभ, सुंद रुंद सब हिंदवान दान भय भान, मूस गही तेज चहु आन जब। यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान की वीरता का चित्रण करते हुए कवि कहते हैं उस युद्ध में न कोई हार रहा था और न कोई जीत रहा था, न तो किसी की जीत हो रही थी न किसी की हार हो रही थी। श्रेष्ठ योद्धा इतने उत्तम थे कि रोकने पर भी युद्ध विरत नहीं हो पा रहे थे। मतलब युद्ध में इतने सारे इतने वीर योद्धा इतने पारंगत थे
कि युद्ध को रुके तब भी वो नहीं किसी से रोक पा रहे थे। योद्धा आहत होकर पृथ्वी पर गिर रहे थे। जो परम युद्धवीर थे वो अत्यंत भयंकर युद्ध कर रहे थे और युद्ध क्षेत्र में कहीं कहीं कबंध पड़े हुए थे, कहीं मस्तक पड़े हुए थे, किसी के हाथ कटे हुए थे और कई घोड़ों के खुर कटे हुए पड़े हुए थे और हाथियों की सूंड काट दी गई थी और कई हाथियों के सिर अलग होकर के इधर उधर बिखर रहे थे। कहीं घोड़ों के खुर, कहीं खोपड़ियां, कहीं हाथियों के मस्तक, सूंड तथा धड़ अध कटे सिर वहां पर पड़े हुए थे। जब हिंदुओं के राजा पृथ्वीराज चौहान ने हाथ में तलवार पकड़ी तो क्रोध और उत्साह के साथ कारण उनका मुख सूर्य के समान दीप्त हो गया। मतलब ऐसा लगने लगा कि अत्यंत जिस तरह सूर्य चमकता है उसी प्रकार से पृथ्वीराज चौहान का मुख मंडल चमक रहा था। अगला देखिए, इसमें भी वही आप विशेष में क्या लिखेंगे, अनुप्रास अलंकार का उपयोग हुआ है, भाषा प्रबंध है, दीर्घ का उपयोग हुआ है और युद्ध का सुंदर चित्रण यहाँ पर किया गया है। अगला देखिए, होली प्रीस सोदे लगन सुख घरी घट पटिए हर बासर मंडप बनाए करी भंवरी घटिए ब्रह्म वेद उचरई होम चोरी जो प्रतिवर पद्मावती दुल्हन अनूप धुल प्रति राज नर दंडियो सहा पर्दी अट साहस है वर सुबर ते गान महाशट वेश को चढ़े राज दुग्रह उजर। दिल्ली के निकट इसमें कवि पृथ्वीराज चौहान और राजकुमारी पद्मावती के विधिवत संपन्न हुए विवाह का वर्णन करते हुए कहते हैं कि दिल्ली के निकट चतुर्भुज देवी के मंदिर में पृथ्वीराज चौहान ने ब्राह्मण को बुलाया और विवाह का लग्न और मुहूर्त निकलवाया और तत्पश्चात विवाह की मांगलिक और शुभ घड़ी का निश्चय करके हरे बांसों से हर बासर मंडप बनाए करी महावरी घटिए। मतलब हरे हरे बांस कटवाए और हरे हरे बांस कटवा करके एक सुंदर मंडप का निर्माण किया और फिर वर वधु पृथ्वीराज करके वहां पर उनको फेरे डलवाए गए। यज्ञ की वेदी के पास जहां वधु को वर की प्राप्ति होती है, ब्राह्मणों ने वेद मंत्रों का उच्चारण किया। ब्रह्म वेद उच्चरई होम चोरी झू प्रीति वाला, जहां जिस प्रकार से दूल्हा दुल्हन के लिए मतलब वो क्या बोलते हैं फेरे होते हैं, वो फेरे होने पर ब्राह्मणों के वेद मंत्रों का जो उच्चारण किया जाता है वो वहां पर पृथ्वीराज चौहान और पद्मावती के विवाह का वहां पर सुंदर चित्रण किया गया। अनूप दुल्हन नर श्रेष्ठ पृथ्वीराज दूल्हे के रूप में शामिल हुए और विवाह के बाद भी श्रोमणी पृथ्वीराज ने बादशाह शहाबुद्दीन को 8000 श्रेष्ठ घोड़े दंड स्वरूप देने की आज्ञा दी। दंडियों साहवर्दी हट सहस है सुबर दे गान महान शट भेष को चढ़े राजदुंग भुजल। मतलब कवि वर्णन करते हुए कहते हैं कि फिर 6 प्रकार के दान प्राप्त करने योग्य 1000 श्रेष्ठ घोड़े दंड स्वरूप दिए और उसके बाद 6 प्रकार के दान प्राप्त करने योग्य लोगों को सम्मान दान दिया और पास ही स्थित अपने राजदुर्ग में पद्मावती सहित चले गए। अब देखिए, इसमें सबसे पहले हमें विशेष लिखना है। विशेष में हम क्या लिखेंगे, एक तो सबसे पहले इसमें एक नई चीज आएगी जो विवाह का रीति रिवाज है। तो पूरा इसके पत्ते के अंदर ही विवाह के जो रीति रिवाज होते हैं, जैसे पंडितों के द्वारा मंत्रोच्चारण करना है और जो फेरे होते हैं उसमें शुभ मुहूर्त सारे जो ये विधि विधान जो होते हैं उनका सुंदर चित्रण इसमें कवि ने किया। तो ये भी हम इसमें विशेष के अंतर्गत लिख सकते हैं। इसमें दीपक और अनुप्रास अलंकार का सुंदर चित्रण हुआ है और हमारी जो भाषा है वो तो हम जानते ही कौन सी भाषा का प्रयोग हुआ है, अप्रभंश भाषा का प्रयोग हुआ। पूरे पृथ्वीराज रासों का जो कवि ने लिखा है जो बताए गए वो अप्रभंश भाषा के अंतर्गत ही लिखा है। अब आज की हमारी क्लास यहाँ तक ही है, कल बाकी के पद हम कल पढ़ेंगे।